बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड का पार्ट थर्ड का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को कंप्लीट पार्ट वन और पार्ट टू में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट पढ़ा दिया था। आज देखिए, आज हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। इससे भी क्वेश्चन आपको हर हाल में पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको नीट 2022 में अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखेंगे इसमें से सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। एक दिया हुआ है नॉर्मल ब्यूटेन, एक मिथॉक्सी इथेन, एक प्रोपेनल है, एक यहां पे एसीटोन है यानी कि प्रोपानॉन है, उसके बाद प्रोपेन वनॉल है, एक इथानोइक एसिड है। बच्चों आपको पता है जहां कहीं भी अगर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बन सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू ऐसे कंपाउंड जहां इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड नहीं बन सकता हो। मतलब एच बॉन्ड के द्वारा जहां पे बहुत सारा मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो देखो, एल्कोहल में O के साथ H है, कार्बोक्सिलिक एसिड में O के साथ H है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिल्कुल, क्योंकि यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनेगा। यहां पे O के साथ H, यहां भी O के साथ H, बाद बाकी। और देखो, कहीं भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ H नहीं है, मतलब वहां पे H बॉन्ड नहीं बन सकता है। इसका मतलब यहां पे कह सकते हैं कि 5 और 6 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू ये सब। अब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? तो ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्कोहल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा एक्सटेंसिव एच बॉन्ड बनाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड बनाता है, मॉलिक्यूल का एसोसिएशन ज्यादा होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एच बॉन्ड जो होता है वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर आप कह सकते हो या एक्सटेंसिव एच बॉन्ड कह सकते हो, ज्यादा मॉलिक्यूल एसोसिएशन होता है कंपेयर टू एल्कोहल। इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आप कहोगे कि होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इथेनोइक एसिड का। उसके बाद हो जाएगा यहां पे एल्कोहल का। तो यहां पे एल्कोहल का इसके बाद ले लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद। बच्चों आपको मालूम है क्या, ये है एसीटोन, ये है एल्डिहाइड। तो अब ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में देखोगे sp2 कार्बन है और sp2 ऑक्सीजन है, और यहां पे देखोगे sp2 कार्बन है और sp2 ऑक्सीजन है। जबकि ईथर में देखोगे ये sp3 ऑक्सीजन है और sp3 कार्बन है, क्योंकि यहां पे दो लोन पेयर है ना, कहोगे sp3 ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है वो कम पोलर होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण C डबल बॉन्ड O का यहां sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2 होने के कारण ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ज्यादा होता है पोलर। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू ईथर। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा किसका होगा? तो आपको याद रखना चाहिए बच्चों, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड से। किसका होता है? कीटोन का। आप एनसीईआरटी में जाकर के देखो, यहां पे इसका कारण क्या है, C डबल बॉन्ड O के बगल में मिथाइल है, दोनों मिथाइल यहां पे C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में अटैच्ड है, यानी कि C डबल बॉन्ड O का -I उसके ऊपर ज्यादा लगेगा। जब C डबल बॉन्ड O का -I इसके ऊपर ज्यादा लगेगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यानी कि ये ज्यादा होगा पोलर। जब ये एसीटोन ज्यादा पोलर होगा मतलब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होता है। यही कारण होता है कि यहां पे हम लोग कहते हैं कि अब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा यहां पे प्रोपेनल से, और उसके बाद तो क्लियर है, उसके बाद हो जाएगा 2 और सबसे कम होगा 1 का, क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन जो होता है ये नॉन पोलर होता है बच्चों। तो नॉन पोलर जैसे ही मॉलिक्यूल हो गया, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पे सबसे कम होगा। बात क्लियर हो गया ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, और उसके बाद सबसे कम होगा यहां पे एल्केन का। इस तरीके से आप बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो। तो ध्यान रखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एच बॉन्ड होता है ज्यादा एक्सटेंसिव होता है कंपेयर टू एल्कोहल, और एल्कोहल में तो एच बॉन्ड बनता है, जबकि एल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन में एच बॉन्ड नहीं बनता है, जिसके कारण कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर और एल्केन से। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में कहोगे, कीटोन में C डबल बॉन्ड O के बगल में होता है दोनों साइड मिथाइल, जिसके कारण कि वो ज्यादा होता है पोलर, और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू एल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में देखोगे जो मिथाइल है उसका डिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, वो कम पोलर होता है। एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है एग्जाम्पल 12.2 का। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है इसके केस में CH3, उसके बाद CH2 और फिर CH2 है, और ये दिया हुआ है CHO। आपको पता चल चुका होगा ये एल्डिहाइड है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
CH3 CH2 और उसके बाद CH2 एंड CH2 के साथ OH। बच्चों आप खुद से ट्राई करो, फटाक से ट्राई करो। तो यह है यहाँ पे एल्कोहल। और नेक्स्ट इसके केस में डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर कहने का मतलब हो गया कुछ इस तरीके का, ये हो गया डाई इथाइल ईथर। और उसके बाद ये दिया हुआ है नॉर्मल ब्यूटेन, CH3 CH2 एंड CH2 के साथ CH3, ये यहां पे हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसमें से आपसे पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इसमें से क्या होगा। आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड से, कीटोन से, यहां तक कि ईथर और एल्केन सबसे। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल यानी कि 2 का हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ईथर से। यहां पे कीटोन तो है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग ले लेंगे एल्डिहाइड यानी कि 1, और ईथर और एल्केन में ज्यादा होता है यहां पे एल्केन का, सॉरी ज्यादा होता है यहां पे ईथर का 3, और सबसे कम हो जाएगा यहां पे 4 का। इस तरीके से आप इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो। एम आई राइट? समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से? अब देखिए नेक्स्ट एक और आप लोगों को इन टेक्स्ट क्वेश्चन यहां से दिया हुआ होगा। ये सारे क्वेश्चन को आप बनाते चलिए ना, इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, चाहे नीट एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। आप लोग फालतू का डरते रहते हो भर दिन कि ये आ जाएगा तो वो आ जाएगा तो। अरे भैया एनसीईआरटी को आप कवर कर लो ना, आपको 100% नंबर नहीं आया तब तुम कहना, बोर्ड एग्जाम में भी आपको 100% आएगा। और अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ करके कवर कर लेते हो ना, आपको नीट में भी 100% आएगा नंबर, ठीक है ना? यस, केमिस्ट्री के लिए बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो नेक्स्ट आपको जो दे रहा है 12.3, ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनटेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा है CH3 CHO, ये है फर्स्ट। उसके बाद एक दे रहा है CH3 CH2 के साथ OH, ये हो गया सेकंड। थर्ड में यहां पे दे रहा है CH3O के साथ CH3, ये हो गया थर्ड। और उसके बाद यहां पे दे रहा हूं CH3 एंड CH2 एंड CH3, ये हो गया इसके केस में 4। आपसे इसमें से पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। आप कहोगे सर जी क्यों बार बार मजाक करते हैं, ये तो आ गया, बहुत आसान है सर। ये एल्कोहल है, चूंकि एल्कोहल में O के साथ H है, ये बनाता है इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इसका मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा ज्यादा, यहां पे हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज्यादा होगा 2, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। जी हां, सबसे ज्यादा इसी का होगा। उसके बाद होगा एल्डिहाइड का, उसके बाद हो जाएगा यहां पे ईथर का, और सबसे कम हो जाएगा यहां पे एल्केन का। इस तरीके से हम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद अगर आपके पास एनसीईआरटी है जल्दी निकालिएगा। एनसीईआरटी निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहां पे कुछ पॉइंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एनसीईआरटी से, उसको समझिएगा। यहां से लाइन से क्वेश्चन आया है नीट में 2022 में, 2022 में क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आया है। देखो सबसे पहले मिथेनॉल इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर, याद रखिएगा रूम टेम्परेचर पे मिथेनॉल एक गैस होता है। इथेनॉल इज ए वोलेटाइल लिक्विड, याद रखिएगा। तो अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यस, तो मिथेनॉल होगा गैस रूम टेम्परेचर पे, और इथेनॉल होगा वोलेटाइल लिक्विड, और जो अदर बच गया वो या तो होगा यहाँ पे लिक्विड या फिर होगा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद ये जो मैं पढ़ने वाला हूं अब, यही स्टेटमेंट पूछा था नीट में 2022 में। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल सही है कि एल्डिहाइड कीटोन का पोलरिटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन sp2 है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण उसका वहां पे पोलरिटी ज्यादा होता है, जिसके कारण कि एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू ईथर और हाइड्रोकार्बन। ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद इसका दूसरा स्टेटमेंट था, इट इज ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग आउट ऑफ द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। सही बात है, एल्डिहाइड और कीटोन में C डबल बॉन्ड O है, तो O पे होता है डेल्टा माइनस और C पे होता है डेल्टा प्लस, क्योंकि आप जानते हो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे आता है डेल्टा माइनस, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे आता है डेल्टा प्लस। और एक मॉलिक्यूल का डेल्टा माइनस दूसरे मॉलिक्यूल के डेल्टा प्लस के साथ अट्रैक्शन करता है, इसी को कहा जाता है यहां पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन में H बॉन्ड नहीं होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण कि यहां पे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू ईथर और हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखिएगा, यही स्टेटमेंट दोनों करेक्ट था, ये पूछा गया था नीट 2022 में। उसके बाद आगे आप देखोगे, ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही है,
कि एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के रिस्पेक्ट में कम होता है, क्योंकि उसका H बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, अल्कोहल में H बॉन्ड होता है। उसके बाद यहां पे बॉक्स में दिया हुआ है जो पढ़ाया, द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सच एज मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपानोन आर मिसिबल विथ वाटर। यानी कि 3 कार्बन तक यहां पे जो दिखाया है, मिथेनॉल हो गया एल्डिहाइड में, इथेनॉल हो गया, और कीटोन में प्रोपानोन हो गया यानी कि एसीटोन हो गया, वो पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, पूरी तरह से सॉल्युबल होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब लाइन डायरेक्ट आपको पूछ सकता है, नीट एग्जाम में डायरेक्ट बनाता है स्टेटमेंट। उसके बाद हाउएवर, उसके बाद रीजन दिया है, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। जो भी यहां पे आप देखते हो कि मिथेनॉल है यानी फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड में HC डबल बॉन्ड OH ये होता है। तो यहां पे H बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, कैसे, वाटर का H और यहां पे एल्डिहाइड का लोन पेयर, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसी को कहते हैं H बॉन्ड, जिसके कारण कि ये पानी में सॉल्युबल होता है। तो मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपानॉन हम लोग कहेंगे कि चूंकि वाटर के साथ H बॉन्ड बना सकता है, इसलिए वहां पे वो सॉल्युबल होता है पानी में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीजेज रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चला जाता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इस एल्डिहाइड में या कीटोन में इस तरीके से बढ़ते चला जाता है, तो आप कहते हो कि इसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर घटते चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है एल्काइल, ये होता है हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है बच्चों? हाइड्रोफोबिक होता है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल ये होगा, फिर ये होगा, सबसे कम सॉल्युबल ये होगा, इसको ध्यान रखेंगे। वही कह रहा है, हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीजेज रैपिडली विथ on increasing the length of the alkyl chain। बिल्कुल सही। All aldehyde and ketones are fairly soluble in organic solvent। अच्छे तरीके soluble हो सकता है, like बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा, वाटर में soluble है सिर्फ मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपानॉन कंप्लीटली, लेकिन जितने भी एल्डिहाइड कीटोन है बहुत अच्छे तरीके से soluble होता है। सारे के सारे एल्डिहाइड कीटोन किसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल और क्लोरोफॉर्म। इस सब लाइन को ध्यान रखिएगा। उसके बाद द लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट ऑर्डर कहने का मतलब हुआ बहुत ही गंदा स्मेल, बैड स्मेल होता है इसके केस में। ठीक है, तो बहुत ही बैड स्मेल होता है जो लोअर एल्डिहाइड कीटोन होता है उसमें। एज ये सब लाइन ध्यान रखना है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, ये फालतू का नहीं टाइम बर्बाद कर रहा हूं, इसको में क्वेश्चन बन सकता है और पूछता है। एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, जैसे जैसे एल्डिहाइड कीटोन का साइज यहां पे बढ़ते जाता है, उसके बाद कह रहा है कि द ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट, यानी कि जो बैड स्मेल है वो कम होते जाता है। एंड मोर फ्रेगनेंट, मोर फ्रेगनेंट कहने का मतलब हुआ बहुत अच्छा प्लेजेंट स्मेल, प्लीजेंट स्मेल, प्लेजर स्मेल, बहुत अच्छा सुगंध, उसको कहते हैं फ्रेगनेंट। आपने परफ्यूम का प्रचार जो देखा होगा ना, उसमें देखा होगा लास्ट में बोलता है नाइस फ्रेगनेंस। देखा है, एक प्रचार देता है टीवी पे कि एक बहुत अच्छी जो है सो कोई एक लड़की रहती है, वो जा रही है समुद्र के किनारे से, तो आंधी आ जाता है, आंधी आ जाता है तो एक लड़का भी रहता है वहां पे, लड़की जाके छुप जाती है और लड़का का क्या होता है, कपड़ा उपड़ा सब उड़ जाता है। देखा होगा, प्रचार देता है टीवी पे, पूरा उसका शर्ट पैंट सब उड़ जाता है, सिर्फ एक छोटा सा चड्डी बच जाता है और वो एकदम से एक पिलर को पकड़ के लटक जाता है पूरा। और लास्ट में जब वो तूफान खत्म हो जाता है तो आती है वहां से लड़की और बोलती है उसको ऐसे बाल ठीक करते हुए, क्या बोलती है, बाल ठीक करते हुए बोलती है वहां पे, सब कुछ तो उड़ गया लेकिन परफ्यूम रह गया। कहती है ना, सब कुछ तो उड़ गया लेकिन परफ्यूम रह गया। और लास्ट में क्या बोलती है, नाइस फ्रेगनेंस। होता है ना, नाइस फ्रेगनेंस का मतलब क्या हुआ, बहुत ही अच्छा स्मेल है। ठीक है ना, जहां अच्छा स्मेल यूज करना होता है, अच्छा स्मेल बताना होता है तो फ्रेगनेंस इस्तेमाल करते हैं। बैड स्मेल के लिए पंजेंट ऑर्डर कहते हैं। तो जो लोअर होता है एल्डिहाइड कीटोन, वो लोअर एल्डिहाइड कीटोन पंजेंट ऑर्डर होता है। जो हायर वाला हो जाता है तो वो वहां पे अच्छा स्मेल होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे नाइस फ्रेगनेंस कहते हैं, मोर फ्रेगनेंट कहते हैं। ठीक है ना, वही दिया था, लोअर एल्डिहाइड हैव sharp pungent odor, as the size of molecule increases the odor becomes less pungent and more fragrant. In fact, many naturally occurring aldehyde and ketones are used in the blending of perfumes and flavoring agent। यानी कि अगर आपको कहीं पे परफ्यूम वगैरह बनाना है, आप जितने भी देख रहे हो ना, अरे भैया आप परफ्यूम देखना अच्छे से, आपके घर में जो परफ्यूम होगा उसमें या तो एल्डिहाइड कीटोन होगा, नहीं तो बेंजाइल अल्कोहल होगा, नहीं तो ईस्टर होगा। ईस्टर का भी बहुत ही अच्छा स्मेल होता है, उसका इस्तेमाल करता है परफ्यूम बनाने में। या फिर आप ले सकते हो उसमें बेंजाइल अल्कोहल भी रहता है, या फिर एल्डिहाइड कीटोन रहता है हायर वाला, जिसका कि बहुत अच्छा स्मेल होता है, फ्लेवर होता है, उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, अब यहां से हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन, और रिएक्शन में स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
अब हम लोग यहां पे देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। बच्चों देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है। सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखोगे, एल्डिहाइड कीटोन में एक सबसे पॉपुलर जो रिएक्शन यहां पे आप लोगों को पढ़ना है मैकेनिज्म, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो वही मैं आपको हेडिंग दिया हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है एल्डिहाइड कीटोन में। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है। एन एडिशन रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल इज एडेड फर्स्ट देन इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब कोई ऐसा एडिशन रिएक्शन जिसमें एक पाई बॉन्ड तो ब्रेक होगा और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन पहले ऐड होगा न्यूक्लियोफाइल फिर ऐड होगा इलेक्ट्रोफाइल, उसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता कहां है? आप कहोगे जहां पे हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड होता है, जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है, या फिर साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, या S डबल बॉन्ड O होता है। तो जहां कहीं कंपाउंड के अंदर हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड S डबल बॉन्ड O, वहीं पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूं कि कहां पे कौन सा ऐसा रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन का जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। आप लोग पहले भी कुछ जरूर यहां पे सुने होंगे नाम। देखिए सबसे पहले मैं यहां पे बताने जो जा रहा हूं वो है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स with Grignard reagent। बिल्कुल with Grignard reagent हम लोग कराते हैं Grignard reagent के साथ रिएक्शन, तो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये किस प्रकार से होता है वो मैं दिखाने का कोशिश करता हूं आप लोगों को। जैसे कि देखिए सबसे पहले और रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ Grignard reagent में जैसे कि आप लोगों को दिया हुआ है HC डबल बॉन्ड OH ऐसा दिया हुआ है, और यहां पे दिया हुआ है CH3MgBr, ये दिया हुआ है। ये तोड़ देते हैं CH3 MgBr, ऐसा होता है। अब ये रिएक्शन करेगा तो कैसा करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा इसके साथ में, तो यहां पे जाके ऐड करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। और यहां पे जब ओपन होगा यही CH3 यहां पे जब ऐड हुआ बच्चों, तो ये क्या हुआ CH3, इसको मैं CH2 लिख दूं ऐसे, क्या देखो तो यहां पे 2 H है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख दिया CH2O-, और यहां पे आकर के जुट जाएगा MgBr+। आपको कोई मैकेनिज्म का नाम पूछेगा आप कहोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, जी हां। और फर्दर इसका हम लोग क्या कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, जैसे इसका कराते हो आप हाइड्रोलिसिस, ये फॉर्मेशन कर देता है इस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल और साथ में OH Mg+ के साथ चला गया, यहां पे वाटर को ब्रेक कर दिया हमने H+ और OH- में। तो आप कहोगे कि जब भी हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ, फॉर्मेशन करता है प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, इसको मैं हटा देता हूं, लिखना है मुझे। आप कहोगे इसमें जो फॉर्मेशन करता है प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग यहां पे फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ तब, लेकिन इस फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी अदर एल्डिहाइड हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने लिया एसिटल्डिहाइड और इस एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी अदर एल्डिहाइड लेते हैं, मैकेनिज्म तो वही होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कैसा होगा CH3CHO- MgBr+ और यहां पे CH3, ऐसा हो गया। ये यहां पे बना O-, उसके साथ Mg+ और यहां पे 2 मिथाइल। इसका हम लोग कर देते हैं हाइड्रोलिसिस। तो आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ये जो फॉर्मेशन किया CH3CHOH एंड CH3, देखो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड आप लोग लेते हो फॉर्मेशन करता है प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी आप अदर एल्डिहाइड लेते हो तब जो फॉर्मेशन करता है इसके केस में वो करता है सेकेंडरी अल्कोहल। अब बाद में कि Mg+ के साथ चला जाएगा वाटर का OH-, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा, MgOH Br बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सोच करके देखिए कि अगर हम लोग यहां पे लेते हैं एसीटोन, कोई भी कीटोन आपको दे दिया और इस कीटोन का रिएक्शन यहां पे दिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, यानी कि ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ, तो आप कहोगे कि यहां पे जब रिएक्शन होता है तो मैकेनिज्म का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो कुछ इस तरीके का होता है कि CH3CO- और यहां पे MgBr+ और यहां पे CH3
और एक CH3 और आकर के जुट गया। देखो तो 3-3 मिथाइल हो गया, 2 पहले से था, एक मिथाइल और आकर के जुड़ गया, यानी एक कार्बन पे 3 कार्बन हो गया, यानी कि वो टर्सरी का फॉर्मेशन करेगा। तो फर्दर इसका कर दीजिए हाइड्रोलिसिस, वाटर यहां से ब्रेक होगा H+OH- में, और यही जो O- है बच्चों H+ को पिक कर लेता है, और जैसे H+ को पिक करता है तो ये जो फॉर्मेशन करता है इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और बाद में सब में साथ में बाहर होगा MgOH-Br। उसको लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान रखोगे, ये जब भी हम लोग किसी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं ग्रेनाड एजेंट के साथ, तो यहां पे आप कहोगे मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसके केस में फॉर्मल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से बनता है टर्सरी अल्कोहल। याद हो गया ना? वेरी गुड। इसी तरीके से अगर आप यहां पे देखने का कोशिश करो, कुछ भी आप लोगों को दिया हुआ रहता है, कुछ भी दिया हुआ रहता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक दिया हुआ रहता है मेरे को बेंजल्डिहाइड, ओके, बेंजल्डिहाइड। अब इस बेंजल्डिहाइड का कोई भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ग्रेनाड एजेंट के साथ, मिथाइल चाहे इथाइल, जो भी मन है आप ले सकते हो। यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और आपको पूछेगा कोई कितना डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, तो आप कहोगे 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, CHO- MgBr+, और यहां पे आकर के जुटा है CH3। ऐसा ही होता है ना, जब पहले से एक कार्बन अटैच्ड है, एक कार्बन मिथाइल वाला आएगा, यानी कि सेकेंडरी का फॉर्मेशन करेगा। तो जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ये जो फॉर्मेशन कर रहा है वो 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 2 डिग्री एल्कोहल का ही तो फॉर्मेशन कर रहा है। बहुत आसानी से आप लोग यहां पे बना सकते हो इसका प्रोडक्ट। या फिर देखिए ऐसा दिया हुआ है कहीं पे, जैसे कि साइक्लोहेक्सानोन है, तो साइक्लोहेक्सानोन एक कीटोन है। तो अब इस कीटोन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं ग्रेनाड एजेंट के साथ, तो यहां भी मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जब यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, आपको पता है जब भी कोई कीटोन का रिएक्शन अगर ग्रेनाड एजेंट के साथ होता है, वहां पे टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, बनेगा कि नहीं? यहां पे आप कहोगे 2 कार्बन पहले से है, एक कार्बन और जाकर के ऐड हो गया, और इसका हम लोगों को करना है हाइड्रोलिसिस। जैसे इसका करते हो हाइड्रोलिसिस, ये फॉर्मेशन कर देता है इसके केस में टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और ये सब का मैकेनिज्म यहां पे जो बताने जा रहा हूं, ये सब का मैकेनिज्म यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं ग्रेनाड एजेंट के साथ, तो बनता है कैसा अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से कहोगे कि प्राइमरी अल्कोहल, समझ आ रहा है ना? और अदर एल्डिहाइड से कहोगे कि फॉर्मेशन करता है आपको सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से बनता है टर्सरी अल्कोहल। इस तरीके से आप यहां पे प्रोडक्ट को बिल्कुल बना सकते हो। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म का एक हमने आप लोगों को मैकेनिज्म बताया कि जब कभी भी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो वहां पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तो ध्यान से आप लोग लास्ट तक देखेंगे। अब देखिए दूसरा रिएक्शन यहां पे जो दे रहा हूं आपको, उसमें है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही आप लोगों ने पढ़ा है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विथ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन। देखो बच्चों क्या होता है, इसमें भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फर्स्ट में आप लोगों को दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसा है। इसका रिएक्शन आपको दिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और यहां पे कैटलिस्ट का काम करता है एक बेस, बेसिक मीडियम, जो कि यहां पे कैटलिस्ट का काम करता है। अब इसका कोई मैकेनिज्म आपसे पूछ दे तो बड़े ही शालीनता के साथ बिल्कुल आराम से आप लोगों को कहना है कि मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाँ बहुत आसान है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब होता कैसे है, सबसे पहले ये जो यहां पे बेस लिया है हमने कैटलिस्ट के रूप में OH-, ये OH- यहां से क्या करता है, इस H+ को पिक करता है। ऐसा करने से क्या होता है वो बताता हूं। ये बनाता है CN- और साथ में निकल गया वाटर। होता इसलिए है ऐसा क्योंकि आप लोग जानते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, कि CN- नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू HCN। तो CN- और HCN में ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है CN-, इसलिए पहले बेस यहां से H+ को पिक करके CN- जनरेट करता है। अब जब CN- बना
जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो मैंने आपको कहा ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, तो यही Cn माइनस पहले ऐड होता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया सबसे पहले, तो यहां पे बन जाता है O माइनस, यहां एक H है ही और यहां पे एक Cn है ही। अब इसका हम लोग फर्दर क्या करते हैं, प्रोटोनेशन यानी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करते हैं दूसरे स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में प्रोटॉन को जब आपने ऐड किया तो यही जो फॉर्मेशन किया इसके केस में, ये तो हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया Cn। और आप जानते हो जब एक ही कार्बन के ऊपर एल्कोहल और Cn दोनों होता है, इसको कहा जाता है साइनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं इसको, साइनोहाइड्रीन। और अगर आप शॉर्टकट तरीका से बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट तरीका यह है यहां पे कि आप इसको ओपन करें, H प्लस को O माइनस के ऊपर ले जाएं और Cn माइनस को कार्बन के ऊपर ले जाएं। इसके कारण यहां पे जो फॉर्मेशन करता है CH3 COH H और Cn, ऐसा बना सकते हैं। इसका हम लोग क्या क्या नाम लिख सकते हैं वो बताता हूं। देखो 1 2 3, 3 कार्बन का पैरेंट चेन, 1 2 3। आप इसको कह सकते हो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल्स, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। एक इसका नाम और बहुत ही अच्छा फेमस है, वो लिख सकते हो जब एक ही कार्बन के ऊपर एल्कोहल और साइनाइड दोनों होता है, इसी को कहा जाता है साइनोहाइड्रीन। तो चूंकि ये एसिटल्डिहाइड से बना हुआ है तो नाम होता है इसके केस में एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन्स। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन्स इसको हम लोग यहां पे कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन किस तरीके से हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा हुआ। आप किस तरीके से बना सकते हैं इसको मैंने दिखाने का कोशिश किया, पूरा मैकेनिज्म के साथ भी और शॉर्टकट तरीका भी। तो शॉर्टकट तरीका आते रहता है ना, तो थोड़ा आसान रहता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में लिखोगे बच्चों तो बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट आपको मैकेनिज्म दिखाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड यहां पे देता हूं क्वेश्चन इस तरीके से, जिसमें कि CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और CH3 है। गुड है। इसका रिएक्शन हम लोग यहां पे कराते हैं HCN के साथ। आपको जैसा कि कहा यहां पे जो मीडियम लगता है वो बेसिक लगता है, इसको तोड़ते हैं H प्लस और Cn माइनस में। यहां पे होता है मैकेनिज्म, कोई पूछेगा आप कहोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। जी हां, अब जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो ये जो फॉर्मेशन करता है CH3 C के साथ OH और यहां पे CH3 और ये हो गया इसके केस में Cn। अब देखो 1 2 3, 3 कार्बन का पैरेंट चेन हो गया। इसके केस में हम लोग कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 2 मिथाइल, उसके बाद 3 कार्बन का पैरेंट चेन हुआ है तो प्रोपेन, और उसके बाद यहां पे लिखेंगे नाइट्राइल्स। बिल्कुल, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल्स। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक और नाम से यहां पे पुकार सकते हैं इसको एसीटोन साइनोहाइड्रीन्स। बिल्कुल ऐसा यहां पर लिखा जा सकता है, एसीटोन साइनोहाइड्रीन्स। जब एक ही कार्बन के ऊपर एल्कोहल भी हो और साइनाइड भी हो, इसी को कहा जाता है बच्चों साइनोहाइड्रीन्स। ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने रिएक्शन इसका देखा होगा बेंजल्डिहाइड के साथ। तो आप लोग बस पढ़ने पे ध्यान तो दीजिए ना, सब कुछ आ जाएगा। ये सब बहुत परेशान करने वाली चीजें नहीं होती है। HCN के साथ इसका रिएक्शन करवाना है इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में जब रिएक्शन करवाते हैं तो C डबल बॉन्ड O ओपन होगा। अब जैसे ही C डबल बॉन्ड O ओपन होगा तो यहां पे O माइनस के ऊपर H प्लस जाएगा और यहां तो चला जाएगा Cn। हो जाएगा ना। अब ये जैसे हुआ इसका नाम आप लोग लिख सकते हो। एक तो यहां पे कह सकते हैं कि 2 ही कार्बन का पैरेंट चेन हुआ 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल्स, या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट जो बना इसको हम लोग कह सकते हैं, जो बना इसको हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन्स। ध्यान रखोगे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन्स इसको यहां पे कहा जाता है। बातें समझ में आ गई ना, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल क्लियर है ना। यस, ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सारे का मैकेनिज्म यहां पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस पे भी क्वेश्चन आता है, आपको पिछले एसएम टेस्ट भी हुआ था उसमें भी दिया हुआ था, ठीक है ना। और आप लोगों को एटीएस वगैरह में भी आते रहता है, स्पॉट टेस्ट में आता है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखोगे कितनी बार पूछ चुका है नीट में क्वेश्चन। तो आप लोगों को थोड़ा सा जानना चाहिए रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन होता कैसे है? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने कहा कि कोई ऐसा रिएक्शन जहां कि पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है फिर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, और ये कहां होता है? जहां दो अलग अलग एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब हेट्रोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ऐसा पढ़ाई किया था, जैसे ये C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहले मैं आपको वही बताता हूं। अब ये न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है, तो ये यहां से ओपन हो जाता है, बिल्कुल ओपन हो जाता है, और जैसे ओपन होता है तो यहां पे बनाता है O माइनस, और यहां पे C के साथ हो जाता है यहां पे NU। अब देखो बच्चों, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसका हाइब्रिडेशन यहां पे क्या है? इसका हाइब्रिडेशन है sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। इसका जो इंटरमीडिएट बना है उसका हाइब्रिडेशन यहां पे क्या हो चुका है? sp3, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, sp3। यानी कि इसको हम लोग यहां पे कह सकते हैं जो बना है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। कौन सा इडियट बच्चों? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और फिर दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करते हैं। तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन किया, दूसरा स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन किया, और यहीं पे इलेक्ट्रोफाइल का जब एडिशन हो जाता है तो आप इसके केस में देखोगे ये फॉर्मेशन कर दिया यहां पे OH, और न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा, जैसे अभी आपने देखा पीछे कि हम लोगों ने रिएक्शन करवाया था ग्रेनाड एजेंट के साथ, वहां पे हुआ करता था CH3 माइनस या जो भी रहेगा एल्काइल, वो न्यूक्लियोफाइल। और जब HCN के साथ करवाया तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल हुआ बच्चों CN माइनस। क्लियर है ना? अब देखिए इसके केस में जो प्रोडक्ट बना उसका हाइब्रिडेशन देखोगे तो क्या कहोगे? आप कहोगे इसका जो हाइब्रिडेशन हो गया sp3। मतलब जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, एक बार तो सिंपल क्वेश्चन इतना ही पूछा था कि जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं यहां पे, चाहे HCN के साथ चाहे ग्रेनाड एजेंट के साथ, तो हाइब्रिडेशन कहां से कहां चेंज होता है? तो आप कहोगे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है sp2 से sp3। कहां से कहां? sp2 से sp3 यहां पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। इस बातों को ध्यान रखोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इसमें रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आराम का मामला है, डरना नहीं है। तो अब यहां पे देखें, हेडिंग हम लोग दे देंगे बड़ा ही सुंदर सा कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। NAR का मतलब हो गया रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले यहां पे जो फैक्टर है बच्चों, उसको हम लोग यहां पे कहते हैं एस्टेरिक फैक्टर, यानी कि एस्टेरिक रिपल्सन। आप खुद सोच करके देखो क्या होगा। यहां पे जो कोई ग्रुप लगा हुआ है पहले से, इस लाइन के ऊपर पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल यहां पे आकर के ऐड होना है। तो न्यूक्लियोफाइल को यहां पे आकर के ऐड होना है, तो तुम खुद सोचो इस ग्रुप का साइज बिगर होना चाहिए कि स्मॉलर होना चाहिए? क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब अट्रैक्शन ज्यादा हो, रिपल्सन क्या हो? कम हो। रिपल्सन कम हो, तो यहां पे अगर ग्रुप का साइज बहुत बिगर होगा तो क्या होगा? एस्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्सन होगा। यानी कि न्यूक्लियोफाइल को यहां पे ऐड करने का जो रेट है, गति है, वो स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा ना, यानी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन घट जाएगा। अगर पहले से प्रेजेंट एटम ग्रुप यहां पे बिगर साइज का है, लेकिन यहां पे प्रेजेंट एटम या ग्रुप स्मॉलर साइज का है, तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसके केस में कह सकते हैं कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? वो हो जाता है एस्टेरिक हिंड्रेंस के। ध्यान रखिएगा, एस्टेरिक हिंड्रेंस के हो जाते हैं यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो, जैसे कि क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, ये दिया हुआ है एक फॉर्मल्डिहाइड, बहुत सुंदर क्वेश्चन। उसके बाद एक दिया हुआ है मेरे को एसिटल्डिहाइड, बहुत सुंदर। उसके बाद एक दिया हुआ है मेरे को एसीटोन, ऐसा दिया हुआ है। आप कहोगे क्या सर जी, अब तो फटाक से बना दूंगा मैं या फटाक से बना दूंगी मैं। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O तीनों में कॉमन है। अंतर क्या है? यहां पे दोनों साइड H है, यहां एक साइड मिथाइल एक साइड H है, इसमें दोनों साइड मिथाइल है। तो सबसे कम एस्टेरिक हिंड्रेंस फर्स्ट में है और सबसे ज्यादा एस्टेरिक हिंड्रेंस थर्ड में है। तो आप कहोगे यहां पे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो ऑर्डर होने वाला है वो होने वाला है 1 2 3। बिल्कुल, यहां पे 1 2 3 हो जाएगा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर। बात क्लियर है ना? अच्छे तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है ना? गुड, वेरी गुड। अब देखिए,
नेक्स्ट यहां से सेकंड नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको एक ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा बातों को। CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, बहुत सुंदर क्वेश्चन। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है CH3 का होल टू CH C डबल बॉन्ड O एंड CH CH3 का होल टू, ये हो गया। उसके बाद यहां पे जो दे रहा है वो कुछ इस तरीके से है, CH3 का होल 3 C C डबल बॉन्ड O C एंड CH3 का होल 3, ऐसा दिया हुआ है। ये हो गया इसके केस में थर्ड। ओके, अब आपसे इसमें से पूछा जाता है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। जल्दी बताइए तो आप लोग, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर इसमें से क्या हो सकता है, बता सकते हो क्या? अरे बहुत आराम से बता सकते हो। इसके साथ देखोगे 2 कार्बन का एल्काइल है, रिपल्सन कम है ना। यहां पे देखो 2 तो हो गया मिथाइल, एक हो गया ये कार्बन, इधर है 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, इधर देखो 3 + 1 4 कार्बन, इधर भी 3 + 1 4 कार्बन। रिपल्सन ज्यादा बढ़ रहा है ना। आप कहोगे कि रिपल्सन अगर बढ़ते जाएगा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन घटेगा, तो 1 2 3 हो जाएगा। इस तरीके से देखेंगे। या फिर मेरे को कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि सारे के सारे एल्डिहाइड दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से, CH3 CH2 के साथ C डबल बॉन्ड O के साथ H, एक ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद CH3 का होल टू CH एंड C डबल बॉन्ड O के साथ H, ये है थर्ड। उसके बाद बच्चों यहां पे जो दिया CH3 का होल 3 C एंड C डबल बॉन्ड O के साथ H, ये दे दिया 4। आपसे पूछता है अब कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। सुनिए ध्यान से। अरे बच्चों सभी में देखोगे राइट साइड में हाइड्रोजन कॉमन है, यहां भी H, यहां भी H, यहां भी H, यहां भी H, वो सब में कॉमन है। अंतर क्या है? अंतर इधर 1 कार्बन का मिथाइल है, इधर 2 कार्बन का इथाइल है, इधर 3 कार्बन का आइसोप्रोपाइल है, यहां पे 4 कार्बन का टर्सरी ब्यूटाइल है। तो जैसे जैसे हम लोग 1 से 4 की तरफ जा रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, क्राउडिंग बढ़ रहा है, मतलब यहां पे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन घटेगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा इसके केस में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हो बच्चों, क्या बोलते हो बिरो? ठीक है ना, बन रहा है सारे क्वेश्चन, गुड। इसी तरह से पढ़ने का बिरो। अब देखो आगे हम लोग यहां पे आते हैं, दूसरा फैक्टर, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को दूसरा फैक्टर कौन सा इफेक्ट करता है, इसको देखिएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस वाला तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, गुड। दूसरा जो यहां पे एक और फैक्टर है बच्चों, वो है इसके केस में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पहले ध्यान से होता क्या है, जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पे ये एक्सेप्टर का काम करता है, यहां पे आता है डेल्टा प्लस, सॉरी यहां पे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डेल्टा माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज, और यहां पे होता है डेल्टा प्लस यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ओपन हो जाएगा कंप्लीट ओपन होगा तो यहां पे कंप्लीट पॉजिटिव और यहां कंप्लीट नेगेटिव। बच्चों यहां न्यूक्लियोफाइल को आना है कार्बन के ऊपर, तो जब न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के ऊपर आना है वहां पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो आप खुद सोच करके देखो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तब ज्यादा अट्रैक्शन होगा। बात समझ आ रहा है? जितना ज्यादा यहां पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। और अगर यहां पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल के साथ अट्रैक्शन कम होगा। इसलिए हम लोग इसके केस में कह सकते हैं कि अगर यहां पे हम कोई एक्सेप्टर ग्रुप लगा देते हैं तो एक्सेप्टर ग्रुप क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जनरेट करेगा, और जब यहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जनरेट करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगा और न्यूक्लियोफाइल के साथ अट्रैक्शन खटाखट बढ़ेगा। आप कहोगे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I -M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I और +M। तो ये रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसे निकाल सकते हो, जैसे कि प्यारे बच्चों अगर यहां पे आप मान लो ऐसा दिया गया है, ये है बेंजल्डिहाइड, बहुत सुंदर। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें कि यहां पे बेंजल्डिहाइड के साथ लगा दिया गया है पारा पे मिथॉक्सी, और एक आपको ऐसा दिया गया है जिसमें कि ये CHO है और इसके पारा पे लगा दिया गया है NO2, ऐसा है। अब आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों इसमें क्या करना है, देखो
सभी में एल्डिहाइड कॉमन है। ओके, अब अंतर क्या है, यहां पे OCH3 है तो OCH3 पारा पे कौन सा इफेक्ट, प्लस है। NO2 पारा पे कौन सा इफेक्ट, माइनस है। तो NO2 पारा पे माइनस M और OCH3 पारा पे प्लस M, इसलिए हम लोग कहेंगे कि माइनस M रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को बढ़ाता है, प्लस M रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को घटाता है। इसलिए यहां पे आंसर होगा 3, उसके बाद होगा 1 और सबसे कम होगा 2। 3 1 2, इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। 3 1 2 रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात क्लियर हो गया ना? गुड, वेरी गुड। अब देखिए, अगर आप लोगों को इसी में थोड़ा सा ऐसा करके दिया जाए, सेकेंड क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि एक दिया हुआ है साइक्लोहेक्सानॉन, बहुत सुंदर, और नेक्स्ट आपको एक C डबल बॉन्ड O के साथ ये थर्ड पोजीशन पे एक दिया गया है NO2, बहुत सुंदर, और इसके बाद एक ऐसा दिया गया है जिसमें कि ध्यान दीजिएगा C डबल बॉन्ड O और चौथा पोजीशन पे है NO2, ये है थर्ड, ये है सेकेंड। आपको पता है ना, रेजोनेंस किसी में नहीं हो रहा है, किसी में भी आप देखोगे पाई बॉन्ड नहीं है रिंग के अंदर। ये आपको पाई बॉन्ड जब नहीं दिया हुआ है तो NO2 का माइनस M नहीं लेना है। माइनस M या प्लस M यानी मेजोमेरिक इफेक्ट वही हो सकता है जहां रेजोनेंस हो सकता है, तो यहां रेजोनेंस है नहीं, इसलिए रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन निकालोगे तो यहां भी कहोगे रेजोनेंस नहीं है तो सिर्फ माइनस आई, और यहां भी रेजोनेंस नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ माइनस आई। लेकिन जो माइनस आई होता है, चाहे जो भी इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। यहां पे डिस्टेंस कम है तो माइनस आई ज्यादा लगेगा, यहां माइनस आई कम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस माइनस आई कम लगेगा डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण। तो माइनस आई जितना ज्यादा लगेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पे ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बढ़ेगा, यानी कि 2, उसके बाद होगा 3 और सबसे कम होगा 1। इस तरीके से यहां पे होता है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में एक आपको क्वेश्चन यहां से दिया हुआ है जो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूं। बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक दिया हुआ है मेरे को प्रोपेनल, कौन सा नल, एक दिया हुआ है प्रोपेनल। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे रिएक्शन आपको स्टार्ट किया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पढ़ोगे आपको मजा आएगा, बस आप पढ़ना स्टार्ट करिए खूब अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट इसमें एक दिया हुआ है जिसमें कि ये है, इसको हम लोग कहते हैं अब बेंजल्डिहाइड। तो सुनिए ध्यान से, होता क्या है कि जब आप यहां पे बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन निकालते हो, क्या होता है? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बोलिए, फास्ट बोलिए। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर आपसे पूछा जाता है, आप किसका कहोगे? बच्चों सुनो, मैं आपको बता देता हूं। एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होता है एलिफैटिक एल्डिहाइड का। जी हां, एलिफैटिक एल्डिहाइड का ज्यादा होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड से। इसका कारण मैं आपको समझा देता हूं। एक तो कहोगे इधर 2 ही कार्बन का एल्काइल है C डबल बॉन्ड O के साथ, इधर C डबल बॉन्ड O के साथ 6 कार्बन का फिनाइल है, इसका साइज बिगर होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। दूसरी बात यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है वो बताता हूं। देखो CH3CH2 ये जब ओपन होगा O C+H, इसके ऊपर ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई शो करेगा। लेकिन बेंजल्डिहाइड में देखो यहां पे क्या होता है, यही एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये जब ओपन होगा यहां पे प्लस बनेगा, यहां H होगा। बच्चों पॉजिटिव सिंगल डबल, ये क्या शो करेगा? ये डोनेट करेगा रेजोनेंस के थ्रू, अपना पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मतलब ये प्लस M शो कर रहा है। जब ये प्लस M शो कर रहा है फिनाइल इस C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में, यानी यहां मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा। आप एनसीईआरटी को पढ़ो, यही बात लिखा हुआ है। यहां ये प्लस M शो कर देगा, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जब घट गया, इसके केस में हम लोग कहेंगे लेस हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, और यहां पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा इसके कंपेयर में ज्यादा बचेगा क्योंकि प्लस आई वीकर इफेक्ट है। इसलिए रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है यहां प्रोपेनल का ज्यादा होता है बेंजल्डिहाइड से, ठीक है ना? ध्यान रखोगे एलिफैटिक एल्डिहाइड का रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड से। बिल्कुल, एक मैं जनरल ऑर्डर आपको लिख देता हूं, उस जनरल ऑर्डर को याद रखोगे, सारा क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। एक जनरल ऑर्डर लिख देता हूं, सारे क्वेश्चन बनेंगे। जनरल ऑर्डर फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए फॉर्मल्डिहाइड, बिल्कुल
सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इसी को ऐसे भी लिख देता है क्वेश्चन में CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद कोई भी एलिफैटिक एल्डिहाइड, जी हाँ, इसको पढ़ा जाता है एलिफैटिक एल्डिहाइड, लिख लिया कीजिए अपने से, इसको कहते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक। और इसके बाद आता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड, जो भी रहेगा एलिफैटिक के बाद होगा एरोमेटिक। इसी को यहां पे ऐसे भी लिखा जाता है ArCHO। AR का मतलब यहां पे एराइल, ये फिनाइल, इसी को हम लोग AR में लिखते हैं। उसके बाद बच्चों अब जो आता है वो आता है एलिफैटिक कीटोन। जी हां, जब दोनों साइड एल्काइल लगा होगा तो एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होता है कीटोन से, क्योंकि कीटोन में C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन होता है, क्राउडिंग ज्यादा होता है। एल्डिहाइड में कम से कम एक साइड हमेशा हाइड्रोजन होता है, वहां पे क्राउडिंग कम होता है, ठीक है ना, कंपैरेटिवली कीटोन। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन में इन जनरल आपसे पूछे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, आप कहोगे एल्डिहाइड ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में क्राउडिंग कम होता है कंपेयर टू कीटोन। उसके बाद यहां पे जो आता है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो CH3 का या सिंपल CH3 का ही रखोगे, यहां पे रखो ना R रखो, मिथाइल की जगह पे कुछ भी हो सकता है, R रख देता हूं। यहां पे आप कहोगे एलिफैटिक कीटोन, या इसी को लिख सकता हूं R2CO, R2CO। या फिर यहां पे अब उसके बाद देखिए, एक यहां पे आप ले सकते हो, एक तरफ फिनाइल एक तरफ एल्काइल, ऐसा। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं ArC डबल बॉन्ड OR, ऐसा। और सबसे लास्ट में आप लोगों को रखना है, दोनों साइड जब फिनाइल लगा होगा, इसका जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है वो सबसे कम होता है। और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, वो लिखा जा सकता है AR2CO, इस तरीके से यहां पे लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए फॉर्मल्डिहाइड, फिर एलिफैटिक एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर एलिफैटिक कीटोन, फिर मिक्स कीटोन। और सबसे कम रिएक्टिव होता है यहां पे, सबसे कम रिएक्टिव यहां पे जो होता है वो ये वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला सबसे कम रिएक्टिव है, यानी कि ये हो गया इसके केस में एरोमेटिक कीटोन। देखिए एक क्वेश्चन अभी आया था हाल फिलहाल में एसेंट टेस्ट में, दिया हुआ था कुछ इस तरीके का, एक दिया हुआ था यहां पे एसिटल्डिहाइड, एक ऐसा था, ओके वेरी गुड था। और इसके बाद एक दिया हुआ था CH3, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, ये था सेकेंड। और उसके बाद दिया हुआ था C6H5, C डबल बॉन्ड O, और फिर यहां पे C6H5, ये था थर्ड, ओके। अब इसमें से पूछा क्या जा रहा था, पूछा ये जा रहा था कि रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ फिनाइल C6H5 MgBr, यानी कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो सबसे पहली बात आप जानते हो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है। और एल्डिहाइड कीटोन का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, वहां पे मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसा होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। आखिरकार यहां पे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपको रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इनडायरेक्ट रूप में, क्योंकि आपको नहीं लिखा है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन समझना पड़ेगा कि फिनाइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड कीटोन का तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, उसके आधार पे जाना पड़ेगा क्वेश्चन के पास। तो अगर आपको पूछे कहीं पे NaHSO3 के साथ, चाहे HCN के साथ, चाहे आपको पूछ दे यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर एल्डिहाइड कीटोन का, आप कहोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। यहां पे देखो एक साइड हाइड्रोजन एक साइड मिथाइल, मतलब ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, बिल्कुल एल्डिहाइड का रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होता है कीटोन से। अब ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, आपको अभी तुरंत दिखाया ना, एलिफैटिक वाला जो कीटोन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू एरोमेटिक वाला कीटोन, क्योंकि यहां पे दोनों साइड मिथाइल है, रिपल्सन कम है, यहां दोनों साइड फिनाइल है, रिपल्सन ज्यादा है। दूसरी बात एक और, मिथाइल C डबल बॉन्ड O के ऊपर शो करेगा खाली प्लस आई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जबकि फिनाइल शो करता है प्लस M, तो प्लस M शो करके यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ज्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पे कम होगा, इसलिए 1 के बाद यहां पे होगा 2, उसके बाद सबसे कम रिएक्टिव होगा यहां पे थर्ड। इतना आप लोग अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको आप पढ़ेंगे तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको बोर्ड पे यहां पे लिखा है जनरल ऑर्डर, उसके आधार पे मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है बना के देख लीजिए, सभी बन जाएंगे। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है आज पूरा का पूरा, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाए और रिएक्शन में आप लोगों को जो बताया मैंने 2 रिएक्शन,
उसका जो भी क्वेश्चन होगा आपको बनेगा, इतना आपके लिए सफिशियंट होता है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप इस बार नीट एग्जाम देने वाले हैं, चाहे जेईई मेन देने वाले हैं। आईटी एडवांस के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आईटी एडवांस अगर आप देने वाले हैं इससे थोड़ा सा और ऊपर के लेवल को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। लेकिन जेईई मेन तक के लेवल के लिए इतना सफिशियंट होता है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।